नमस्कार दोस्तों। आज मैं जीव विज्ञान में अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगी जो है मानव रोग लक्षण एवं उपचार। इसमें प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है। इसमें हो जाएगा 0.7 पार्ट्स पर मिलियन। आगे है इसमें पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.7 पार्ट्स पर मिलियन सिफारिश की जाती है। फ्लोराइड नाम उस यौगिक समूह को दिया जाता है जो फ्लोरीन से बने प्राकृतिक तत्व होते हैं। फ्लोराइड पानी और मिट्टी में विभिन्न स्तरों में मौजूद होते हैं। 1940 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा पानी के 1 मिलियन हिस्से से 1 से अधिक होती है, वहाँ के लोगों के दांत में कैविटी ज़्यादा जमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन ई से नपुंसकता और विटामिन ए से रतौंधी। अगला प्रश्न है, हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन B12। इसमें कुछ विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग। विटामिन B1 तो इसका रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से शरीर के भार में कमी। विटामिन B3 नियासिन, पेलाग्रा रोग। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से रक्तता, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, इसकी कमी से भूख में कमी, रक्त शून्यता। विटामिन B9 तो फॉलिक एसिड, रक्त अल्पत्ता। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से अरक्तता। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है नियासिन, की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो हो जाएगा पेलाग्रा रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण विटामिन द्वारा होता है। पाला है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अन्य विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथेल्मिया, निक्टालोपिया। आगे है इसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से एस्कर्बी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया। और विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के का फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है। तो इसमें हो जाएगा मसूड़ों से खून निकलना। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। इसकी व्याख्या ऊपर देख लिए थे। आगे है, विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी से होने
कमी के कारण होने वाला रोग है, जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा पेलाग्रा। शरीर में विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो ये हो जाएगा विटामिन C। और विटामिन और उनसे होने वाले रोग, तो विटामिन A से इसकी कमी से रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, दृष्टि का समाप्त होना आदि। विटामिन B1 से इस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C से मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इससे मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है तथा दांत में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन K इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अतः जब पाचन तंत्र से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। यह स्थिति घातक रक्ताल्पता कहलाती है। दूध, दही, अंडे, चिकन, खमीर आदि में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार हरी सब्जियां आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग तथा विटामिन B6 की कमी से व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स नामक विकार पैदा होता है? तो हो जाएगा विटामिन D। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन D की कमी से होता है। बच्चों में हड्डियों की नरम या कमज़ोर होने को सूखा रोग कहते हैं। इसी प्रकार की विकृति को बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। तो बड़ों में क्या कहते हैं? ऑस्टियोमैलेशिया। अगला प्रश्न है, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? इसमें हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु की खोज सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉर्न ने की थी। इनको जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जीवाणु से होने वाले रोग एंथ्रेक्स, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, हैजा, कॉलरा आदि है। अगला है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो दूर की वस्तुओं का न दिखना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तथा दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में के निवारण के लिए अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है,
निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से रक्त का न जमना तथा विटामिन ई की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां कमज़ोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो मुख्यतः खट्टू फलों में पाया जाता है। आगे है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। इसमें विटामिन रासायनिक नाम, उसके स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसके स्रोत हैं सभी पीली व गहरी हरी पत्तियां व फल आदि, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी1 थायमिन, अनाज के छिलके, अंडा, मांस आदि, इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसके स्रोत है नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसके स्रोत हैं सूर्य के पराबैंगनी किरणों से त्वचा में स्वतः बनता है। इसकी कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, ये बच्चों में पाया जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो इसमें हो जाएगा मस्तिष्कावरण शोथ। क्या हो जाएगा? मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस, इसे मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार एक संक्रामक रोग है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क और उपस्थित द्रव में हुए संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई सूजन को कहते हैं। मेनिंजाइटिस के निम्न लक्षण होते हैं: उच्च ज्वर, शरीर के ऊपरी नाजुक हिस्से में उभार, अत्यंत तीव्र सिर दर्द और दूध ना पीना। अगला प्रश्न है, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? क्या होती है? किसमें वृद्धि होती है? तो हो जाएगा खराब कोलेस्ट्रॉल में। क्या हो जाएगा? खराब कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस वसा, जिसे ट्रांस फैटी एसिड कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से मांस और डेयरी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में होती है। ट्रांस वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के कारण होती है? इसमें हो जाएगा क्वालिसियोरकर। क्या हो जाएगा? क्वालिसियोरकर, सॉरी ये लिखा था क्वासियोरकर। तो क्वासियोरकर बीमारी आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके निम्नलिखित लक्षण है: थकान, दस्त, चिड़चिड़ापन, झटका। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, जबकि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है? तो सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप। सोडियम मानव शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है और मानव शरीर के अंदर विद्युत आवेगों को भी संचारित करता है। सोडियम की उचित मात्रा दिमाग को तेज रखने में सहायता करती है, जबकि सोडियम का उपयोग दांत को सड़ने से बचाने और दांतों को साफ रखने तथा मुंह की गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम की कमी से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं: मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना, जी मिचलाना और मांसपेशियों में ऐंठन,
लो ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की? तो हो जाएगा लुई पास्चर। क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। रेबीज टीका का आविष्कार लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। तो रेबीज टीका का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था तथा इसके बाद उन्होंने गायों और भेड़ों के लिए एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए टीकाकरण की खोज की। इनको हाइड्रोफोबियन चिकित्सा के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ निम्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया आविष्कार। चेचक का टीकाकरण एडवर्ड जेनर। हैजा एवं तपेदिक के रोगाणु, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट कोच। पोलियो टीका का जोनस साल्क। पोलियो ड्रॉप का एल्बर्ट सेविन और रक्त समूह का लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। ये हो जाएगा दुर्बल किए हुए रोगाणु। तीसरी पीढ़ी के टीके दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं। जीवित दुर्बल टीके बिना लक्षण वाले संक्रमण के निर्माण के लिए तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक संक्रमण के समान ही एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया देता है। ये टीके दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, एशेरिकिया कोलाई को जल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा मल संबंधित पदार्थ। ई कोलाई एशेरिकिया कोलाई का संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानि रहित हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता? तो क्या हो जाएगा? दमा। दमा एक संक्रामक तथा फफूंद जनित रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के जीवाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों की सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। इस रोग को टीकाकरण से नहीं बचाया जा सकता। काली खांसी रोग हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इससे बचने के लिए डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए। पोलियो रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इससे बचने के लिए साक टीके जो कि साक ने खोजी थी को लगवाना चाहिए। रेबीज एक संघातिक रोग है जो पागल कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िया के काटने से होता है। इसके निवारण के लिए रेबीज रोधी टीके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता या एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मसूड़ों से रक्तस्राव। एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इसके लक्षण निम्न हैं, त्वचा का सफ़ेद या पीला दिखना व जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफ़ेद होना, कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट व बेहोश होना, हृदय गति का तेज होना तथा सांस फूलना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से संबंधित की जाती है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें डायबिटीज हो जाएगा।
आगे है इसमें, डायबिटीज़ अग्नाशय से संबंधित बीमारी है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होती है। इन रोगों को शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रवाहिका या डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये हो जाएगा सीगेला। क्या हो जाएगा? सीगेला। सीगेलोसिस बैक्टीरिया जनित रोग है। इसकी वजह से प्रवाहिका सिंड्रेंसी पड़ने पर सबसे बड़ा कारण सीगेला इन्फेक्शन, सीगेला नामक बैक्टीरिया समूह माना जाता है। इन इन्फेक्शन से मरीज के शरीर में पेट में दर्द, सूजन, पेचिश, बुखार, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। इसमें है, वे सभी कारक जो एक विशेष रोग प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? तो इसमें हो जाएगा, इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। अगला प्रश्न, इसी में है, सामान्य सर्दी जुकाम को राइनोफेरिजाइटिस और नैसोफेरिजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। जुकाम के सबसे आम लक्षणों में खांसी, नाक बहना, नासिका मार्ग में अवरोध और गले की खराश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं का रोग कारक जीव है? तो चेचक का रोग कारक जीव हो जाएगा वेरियोला विषाणु। क्या हो जाएगा? वेरियोला विषाणु। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। यह एक संक्रामक रोग है जो त्वचा, थूक, वायु, कपड़े आदि के माध्यम से फैलता है। यह मानव त्वचा को प्रभावित करता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, घेघा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो इसमें यह इसके अवटो ग्रंथि के कारण होता है। आगे है इसमें, घेघा ग्वाइटर रोग अवटो ग्रंथि थायराइड की अल्पक्रियता के कारण होता है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से नवयुवकों में घेघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स THS या थायरोट्रोपिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्योर्जक एलर्जेन के कारण परागज स्वर होता है? तो इसमें हो जाएगा परागज स्वर के प्रत्योर्जक परागकण धूल के कण, मिट्टी और कुत्ते के बिल्ली और कुत्ते के लार, जानवरों के फर आदि। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? कीमोथेरेपी। क्या हो जाएगा? कीमोथेरेपी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की गुणों, संगठन, संरचना, परिवर्तन, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी
रासायनिक पदार्थों द्वारा रोगों की चिकित्सा या रोकथाम, कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग करती है। दवाएं रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है। दवाएं कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है ताकि वे खत्म या नष्ट हो जाएं। फिजियोथेरेपी तो शारीरिक चिकित्सा, व्यायाम, मसाज आदि द्वारा रोगों का निदान। क्रोमैटोग्राफी वर्ण लेखन पदार्थ की अधिशोषण क्षमता का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो हो जाएगा गर्भवती महिलाएं। एनीमिया अर्थात शरीर के खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उसके निर्माण की दर से अधिक होती है। किशोरावस्था और रजोनी वृत्त के बीच की आयु में एनीमिया सबसे अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त निर्माण करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने की प्रबल संभावना होती है। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचने के लिए आयरन की गोली, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? ये हो जाएगा रेबीज कौन? तो कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता। रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज के विषाणु पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के 2 लक्षण हैं, उत्तेजना होना, जल से भय, रोगी की कुत्ते जैसी आवाज़, और दूसरा है पक्षाघात, भयंकर सिर दर्द, तेज ज्वर, उल्टी और बेचैनी। इस रोग का उपचार रेबीज रोधी टीके द्वारा किया जाता है। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? तो क्या हो जाएगा? लोहा। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच होना चाहिए। लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। एनीमिया का प्रमुख कारण है। एनीमिया के कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे शरीर से अधिक खून का निकल जाना, माहवारी से अधिक मात्रा में खून रिस जाना या बार बार गर्भधारण करना एनीमिया का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इसमें आँख का गोलक कुछ बड़ा हो जाता है, हो जाने के कारण फोकस दूरी एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं देखने के लिए इससे पीड़ित व्यक्तियों की आँख में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन के कारण क्वाशियोरकर, क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जबकि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, एनीमिया विटामिन बी की कमी से तथा ब्रांकाइटिस संक्रमण से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे विटामिन द्वारा दूर किया जा सकता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि।
अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलिनियम नामक कवक से हुई है। पेनिसिलिन की खोज सन 1828 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुछ और खोजकर्ता और उसके खोज देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पेनिसिलिन की, और लुई पास्चर सूक्ष्म जैविकी, और इयान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियाँ। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज एफ बैंटिंग ने किया था। किसने किया? एफ बैंटिंग। इंसुलिन की खोज एफ बैंटिंग ने किया। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन के अधिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्पस्रावण में मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से। तो एल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है, निकटेलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। इसमें सही हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। निकटेलोपिया रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो सभी पीली व गहरी हरी सब्जियों व फलों में पाया जाता है। जबकि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? वर्णांधता। क्या कहते हैं? वर्णांधता। वर्णांधता एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डैल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसे ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंगों के बीच पहचान नहीं कर पाता। इसी कारण इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा वैलियम। क्या हो जाएगा? वैलियम। प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः वैलियम नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आंत। इसमें है विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जो एंटेरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग का लक्षण अधिक दस्त होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ये हो जाएगा सिनकोना। किससे हो जाएगा? सिनकोना। मलेरिया की दवा क्विनैन सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है। यूरोप में 16वीं सदी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आमतौर पर क्विनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवा के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है,
रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। कौन सी? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस बीमारी से होती है? तो हो जाएगा किसकी कमी से? तो हो जाएगा अधिकता से नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक होती है। इससे बच्चे के ओठ एवं शरीर का अंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिसकी श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो ये हो जाएगा आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज उपयोगी होते हैं। यह बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें हो जाएगा कुष्ठ रोग। क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। आगे है इसमें, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े व फुंसी के लक्षण दिखते हैं। इस रोग के उपचार हेतु एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है? तो ये हो जाएगा क्यूनाइन। वर्ष 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवेरॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की तथा सर रोनाल्ड ने इस रोग के परजीवी का संबंध मादा एनाफ्लीज मच्छर से बताया। कुनैन, कैमाक्विन, क्लोरोक्विन आदि मलेरिया की लाभकारी औषधि हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? ये हो जाएगा एड्स। किस द्वारा? एड्स के द्वारा। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता सहलक्षण एड्स में रोगी की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट या क्षीण हो जाती हैं, जिससे इस रोग द्वारा ग्रसित होने से रोगी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसमें किसी भी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का नाम है? तो क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग एनाफ्लीज मच्छर द्वारा संचालित होता है। इस रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर पर आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल है, ये क्या है? प्रतितापक तथा दर्दनाशक। क्या है इसमें? पैरासीटामोल एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा है। शरीर में ज्वर तथा पीड़ा होने पर इसका प्रयोग लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्या हो जाएगा? प्लीहा। मलेरिया रोग से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। इसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं। इसमें पहला है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, 3 है प्लाज्मोडियम ऑक्जेली
और 4 है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये चारों मलेरिया रोग के कारक हैं। मलेरिया के लक्षण देखते ही रोगी के खून की जांच करवाकर उपयुक्त दवा जैसे क्विनैन, कैम्क्विन, क्लोरोक्विन आदि औषधि चिकित्सक के परामर्श अनुसार लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा फेफड़े। अमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह श्वसन संबंधित रोग है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन इसके लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक क्या है ये वायरस। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस यकृत का रोग है जो हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से फैलता है। हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। मनुष्य इन सभी किस्म के विषाणु का वाहक है। ए और ए किस्म के विषाणु पानी में पैदा होते हैं। ये विषाणु थूक, खराश आदि के जरिए फैलते हैं, जबकि अन्य विषाणु रक्त के जरिए संक्रमित होते हैं। इसमें बी और सी किस्म के विषाणु अधिक खतरनाक हैं। अगला प्रश्न है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा क्षय रोग में। BCG का टीका क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है जो आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मधुमेह के लक्षण नहीं है। इसमें हो जाएगा सांस की कमी। जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति ml हो जाता है तो इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, रुधिर में शर्करा की अधिकता, कई बार मूत्र के लिए जाना, अधिक भूख एवं प्यास लगना, शरीर का वजन कम करना, कमजोरी महसूस करना। अगला प्रश्न है, ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ये हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स। क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स एक ज्वरनाशक दवा है, जबकि ट्रैंक्विलाइजर एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग चिंता, तनाव और मानसिक अशांति से संबंधित बीमारी में किया जाता है तथा एनेस्थेटिक एक निश्चेतक दवा है। एंटीहिस्टामिन्स एक एलर्जी की दवा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा दमा। दमा एक संक्रमण रोग है। इसमें स्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स नामक विषाणु मनुष्य के फेफड़ों में पहुंचकर वहां जाल बना लेते हैं, जिससे फेफड़े के नलियों में सिकुड़न आ जाती है और रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ विषाणु जनित रोग तथा उनके कारक निम्न हैं। तो इसमें रोग है आंत्र ज्वर, तो इसमें है साल्मोनेला टाइफोसा, दूसरा है प्लेग, तो ये बैक्टीरिया इसमें है पेस्ट या वेल्सिस या पास्चुएरेला पेस्टिस, तीसरा है डिप्थीरिया, तो इसमें है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो पाश्चुएरेला
रेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर पर प्लेग के बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें रोगी को तेज बुखार होता है, वह गर्दन व हाथों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं सल्फाइड्रक्स नामक दवा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो हो जाएगा टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग की जांच के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण एक सम्मोहन परीक्षण है। इसकी खोज 1896 में सर फर्डिनेंड विडल ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो ये हो जाएगा हरा और लाल। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है जिसका रोगी हरा व लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता एक एक्स क्रोमोसोम संबंधित रोग है जिसके कारण यदि एक स्त्री एक वर्णांध प्रभावित एक्स क्रोमोसोम के साथ समान एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वह वर्णांध न होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वर्णांध प्रभावित एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो उसमें वर्णांधता के लक्षण पाए जाएंगे। वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के पुत्र में एक्स क्रोमोसोम सामान्य होने के कारण वे सामान्य होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। ऑप्शन डिप्थीरिया और हैजा है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। क्षय रोग लाल बुखार तथा मियादी बुखार प्रायः दूध द्वारा फैलने वाले रोग हैं। क्षय रोग दुधारू जानवरों से मनुष्य में संचालित होता है। गाय के स्तन में क्षय रोग का संक्रमण होने पर इस रोग के जीवाणु दूध में आ जाते हैं जो मनुष्य में दूध के माध्यम से संचारित होते हैं। पशुओं में इसकी जांच के लिए ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो हो जाएगा BCG। तो BCG बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का प्रयोग टीबी क्षय रोग के खिलाफ प्रतिरक्षण हेतु किया जाता है। बच्चों को DPT का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस रोग से प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कोबाल्ट 16। क्या हो जाएगा कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 एक रेडियो समस्थानिक है जिसको कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 रेडियो समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा गामा विकिरणों को जब मानव शरीर में कैंसर ट्यूमर पर डाला जाता है तो कैंसर कोशिकाएं जल जाती हैं। रेडियो एक्टिव विकिरणों के उपयोग द्वारा कैंसर का इलाज विकिरण चिकित्सा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो हो जाएगा पेलाग्रा। पेलाग्रा एक प्रकार की बीमारी है जो कि विटामिन B3 की कमी के कारण होती है। इस बीमारी के कारण त्वचा, पाचन तंत्र और नर्व प्रभावित होते हैं जिसके कारण
टाइटिस मानसिक विकार और दस्त की समस्या उत्पन्न होती है। पेलाग्रा विकार से ग्रसित व्यक्ति के मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। पेलाग्रा शरीर में नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन को निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज किया था? तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। वेरिओला नाम के वायरस से होने वाले चेचक को आम भाषा में छोटी माता और चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर में काले धब्बे पड़ जाते हैं और इसमें जलन और दर्द होता है। चिकन पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। चेचक के टीके की खोज करने का श्रेय एडवर्ड जेनर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दाद। क्या हो जाएगा? दाद। मच्छर से उत्पन्न रोग डेंगू, जीका तथा चिकुनगुनिया है। दाद मच्छर जनित रोग नहीं है। दाद, जिसे डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया के रूप में भी जाना जाता है, त्वचा का एक कवक संक्रमण है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शिशु में शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है तथा शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस एवं क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हो जाएगा स्कर्विक। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्विक रोग कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून बहता है तथा दांत में दर्द होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत नींबू, संतरा, अनानास, टमाटर, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि हैं। इसे जल में घुलनशील विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अल्पता एक जानलेवा बीमारी है? कौन सी रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता? हो जाएगा अप्लास्टिक। क्या हो जाएगा? अप्लास्टिक। अप्लास्टिक एनीमिया एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। इस बीमारी में व्यक्ति का शरीर खून की नई कोशिकाओं को बनाना बंद कर देता है, जिससे शरीर में खून की कमी होने लगती है। ये बीमारी जन्मजात हो सकती है। इस बीमारी को दूर करने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। तो कौन सी बीमारी है? तो हो जाएगा बैंगन का छोटा पत्ता। क्या हो जाएगा? बैंगन का छोटा पत्ता। बैंगन की छोटी पत्ती की बीमारी माइकोप्लाज्मा जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। यह बैंगन और फलों को भी संक्रमित करने वाला एक जीवाणु है। इस जीवाणु द्वारा प्रभावित होने वाले पौधों में पत्तियां बहुत कम तथा छोटी होने लगती हैं। पेटियोल्स आकार में इतने कम हो जाते हैं कि पत्तियां तने से चिपक जाती हैं। अगला है, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ये हो जाएगा कोढ़। कोढ़ एक संचरणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के लिए बहुऔषधि चिकित्सा दवाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से
घेघा हो जाता है। ये हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसका कारण स्टेम सेल का अनियंत्रित विकास होना है। गले की यह सूजन घेघा रोग कहलाता है। यह रोग बर्फीले या उन स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पानी में नमक की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित अंग है। तो यह हो जाएगा तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक वाइवैक्स परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर द्वारा काटे जाने पर मच्छर की लाड़ के साथ स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिससे प्लीहा या तिल्ली एवं लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल की सेवन से होता है? तो हैजा नामक रोग दूषित जल के सेवन से होता है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा पानी उबालकर पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड। इसमें है एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दवा है जिसका इस्तेमाल दर्द, बुखार, सूजन में किया जाता है। इसका उपयोग कम मात्रा में लंबे समय तक करने पर दिल का दौरा, स्ट्रोक, खून का थक्का बनना आदि जैसे उच्च जोखिम को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स। क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ निम्नलिखित हैं: एप्सिरिन, क्रोसिन और फिनेसिरिन आदि। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा आँखें। ट्रैकोमा आँख की कार्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो हो जाएगा प्लीहा। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ परजीवी के मध्य से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। इस मच्छर के काटने पर मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया का लक्षण सामने आता है। मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किया जाता है। मलेरिया से प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है जिससे उसमें दर्द होता है। अगला प्रश्न है, BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस TB की रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है।
जिस देशों में यक्ष्मा प्रायः होता है उन देशों के शिशुओं को BCG का एक टीका जन्म के जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। मिलान करें तो इसमें हो जाएगा ओटाइटिस, तो ये कान हो जाएगा। दूसरा है एंसेफलाइटिस, तो एंसेफलाइटिस ये दिमाग हो जाएगा। और लेरिंगाइटिस का गला। और इसका बचा हेपेटाइटिस, तो ये हो जाएगा यकृत। इसमें आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे है इसमें ओटाइटिस कान के लिए। और एनसेफलाइटिस ये दिमाग हो जाएगा। और लेरिंगाइटिस ये गला हो जाएगा। लेरिंगाइटिस किसका हो जाएगा? गला का हो जाएगा। हेपेटाइटिस ये यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यह रक्त बनने वाले ऊतकों का कैंसर है। रेबीज विषाणु जनित बीमारी है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है पादप जगत। इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।